गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। आपको याद हो केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये चीज़ बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज क्योंकि मैंने, अगर आपको याद हो कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट समझाते वक्त ये बात बोली थी कि किसी भी रिएक्शन का रेट उसकी कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है, ये हम थ्योरेटिकल नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंटल इस चीज़ को बताता है। तो कैसे एक्सपेरिमेंटल डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन पे कोई रिएक्शन कैसे डिपेंड कर रही है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ होती है, ये आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। जैसे कि टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, अगर डेफिनेशन की बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है, तो यूं कहा जाता है कि किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन की टर्म है रिएक्टेंट्स की, उनकी जो पावर है उनका सम ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अब ये क्या चीज है देखिएगा। मान लीजिए सपोज करो मेरे पास कोई एक रिएक्शन है A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू प्रोडक्ट। सपोज करिए कि कोई ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है और एक्सपेरिमेंटली ये चीज पता लगाया गया कि मान लीजिए कि किसी भी मेथड से, वो छोड़िए एक बार मेथड्स क्या है ऑर्डर को डिटरमाइन करने के बाद में डिस्कस करेंगे। आप एक बार मान लीजिए कि किसी मेथड से ये पता लगा लिया गया कि इस रिएक्शन का रेट ए की कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड कर रहा है, बी पर कैसे कर रहा है और सी पे कैसे कर रहा है। अगर ये किसी एक्सपेरिमेंट से पता लग जाता और सपोज कर लीजिए कि यूं एक बार मान लीजिए कि हमें यह पता लग जाता कि इस रिएक्शन का रेट जो है वो ए की कंसंट्रेशन को चेंज करने से, मतलब इंक्रीज करने से 4 गुना हो जाता है। मतलब रेट ए की कंसंट्रेशन में अगर डबल कर दूं, ए की कंसंट्रेशन अगर डबल कर दूं और रेट 4 गुना हो जाए, इसका मतलब ए की कंसंट्रेशन के स्केयर पे डिपेंड करता है। और सपोज कर लीजिए किसी बंदे ने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं आया। सपोज करिए कि बी को चेंज किया, डबल किया, बट कोई रेट में चेंज नहीं आया, तो मैं क्या कहूंगा कि बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। इट मींस बी की कंसंट्रेशन की पावर 0। और सपोज कर लीजिए कि सी की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो गया, सी को डबल करने से रेट डबल हो गया। इट मींस सी की कंसंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट टू क्या हुआ, ये आया 1। एक्सपेरिमेंटल ये आप यूं ही नहीं बता सकते, किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। कैसे देखिए, कभी आप ये सोचो कि इसके आगे नंबर ऑफ मोल 1 है तो पावर 1 लगा दीजिए, इसके आगे 2 है तो 2 लगा दीजिए, पावर स्केयर हो जाएगी, इसके आगे 1 है तो 1 हो गया। ये ऐसा नहीं होता। किसी भी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है, ये आपको एक्सपेरिमेंटल ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंटली ये पता लग जाता, सपोज करिए कि इस रिएक्शन का रेट ए की कंसंट्रेशन को डबल करने से 4 गुना हो जाता, तो ए की कंसंट्रेशन की पावर 2, बी को डबल करने से कोई फर्क ना पड़ता, वही रेट रहता, तो बी की पावर 0, और सी की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो जाता। सो वी कैन से दैट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये जो एक्सप्रेशन अब आपके पास है, जो एक्सपेरिमेंटल आपने कैलकुलेट की है, दैट इज कॉल्ड एज द रेट लॉ। इसमें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है उसे हटा दीजिए, एक कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट इज के, देन ए की स्क्वायर, बी की पावर 0 एंड सी की पावर 1। सो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज रेट लॉ। इसको क्या बोलते हैं, रेट लॉ ऑफ दैट इक्वेशन। इस जो रिएक्शन है इसका रेट लॉ क्या है, दैट एक्सप्रेशन इज द रेट लॉ। अब आप देखिए ऑर्डर की डेफिनेशन, अगर मैं यूं कहूं कि किसी भी रिएक्शन के, तो ये रिएक्शन हुई, किसी भी रिएक्शन की रेट लॉ में, दैट इज द रेट एक्सप्रेशन, किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ में जो कोई कंसंट्रेशन की टर्म है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म है, उनकी जो पावर है उसका सम। तो यहां पावर क्या हुआ, 2 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास क्या चीज आई, 3।
तो यहाँ 3 क्या है, 3 इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ 3 क्या चीज है, 3 इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या क्या चीज होती है। वैसे बात कहूं तो एक्चुअल में किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट पर क्या फर्क पड़ा है, उसकी जो एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बता रहा है वही चीज क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जैसे इस एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन को हाइपोथेटिकल रेट लॉ के अकॉर्डिंग मैं यूं कहूं कि इस रिएक्शन की एक ही कंसंट्रेशन डबल करने से, मतलब एक ही कंसंट्रेशन के स्केयर पे तो डबल करने से 4 गुना रेट हो जाएगा, ट्रिपल करने से 9 टाइम्स रेट हो जाएगा। ऐसे ही बी की कंसंट्रेशन अगर डबल कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिपल कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि इस रिएक्शन का रेट बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है बी की कंसंट्रेशन के चेंज के। क्लियर? और सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साफ क्लियर है। सी का अगर कंसंट्रेशन आप डबल कर देते हैं रेट डबल, ट्रिपल कर देते हैं तो ट्रिपल। क्लियर? तो एक्चुअल में जो कंसंट्रेशन की टर्म है उसमें जो रेट लॉ है उसमें जो कंसंट्रेशन की टर्म है उनकी जो पावर है उनका सम है, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अब मैंने कैसे ये बात बोली कि आप इसे हाइपोथेटिकल क्या कि ये आप मतलब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप थ्योरेटिकल नहीं बता सकते, तो इसको भी डिस्कस करता हूं। देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या रिएक्शन है, ऐसे ही एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मैंने मान ली 2A प्लस 3B प्लस 4C इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये देखिए इज इक्वल टू प्रोडक्ट। मान लीजिए ये क्या है, दैट इज ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ये कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। तो आपको याद हो किसी भी रिएक्शन के रेट को समझाने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन दिया गया था। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात बोलूं तो इस रिएक्शन का रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली कंसंट्रेशन की टर्म क्या है यहाँ पे ए, तो ए की पावर क्या हुई 2, बी की पावर क्या हुई 3 एंड सी की पावर क्या हुई 4। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आपने तो रिएक्शन को देखा और रिएक्शन को देख के ये चीज बता दी। ऐसे ही अगर इसी लॉ को अप्लाई करूं मैं फोटोसिंथेसिस पे, देखिए मान लीजिए एग्जांपल है केस ऑफ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। मान लीजिए क्या है, केस है फोटोसिंथेसिस का। तो आपके पास रिएक्शन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस। अगर मैं यूं बात कहूं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर मैं ये कहूं कि इसके रिएक्टेंट कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की पावर 6 एंड वाटर की कंसंट्रेशन की पावर 6, तो ऐसे बात कहूं तो क्या मैं यूं कह दूं कि जो प्लांट्स हैं उनके चारों तरफ अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो देखिए 2 की पावर 6 रेट हो जाएगा क्या। अगर मैं कहूं कि जो मैं उन प्लांट्स को पानी दे रहा हूं तो पानी मैंने क्या कर दिया, आज जितना पानी देना था उसे डबल पानी दे दिया, तो ये थोड़ी है 6 गुना, उसका क्या हुआ 6 टाइम पावर 6, देखिए तो इतने गुना रेट हो जाएगा। तो जो फोटोसिंथेसिस नॉर्मल एक पेड़ जो है, एक पौधा छोटे से पेड़ बनना है 2 साल लगते, तो सोचिए फिर तो बहुत कम टाइम लगता है, ऐसे यूं ही पेड़ खड़े हो जाते। तो ये चीज क्या हुई, तो जैसे मैंने कहा ये नोट ए थ्योरेटिकल, ये बात सिर्फ थ्योरेटिकल है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअल में तो किसी चीज पर कैसे डिपेंड करता है कि मान लो मैं आज कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन चेंज कर दूं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो वो आएगा वो चीज क्या बनेगी, वो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ होगा। तो वो चीज क्या है, वो एक्चुअल में रेट लॉ है। तो रेट लॉ में किसी भी रिएक्शन का रेट उसके कंसंट्रेशन की टर्म में कैसे डिपेंड कर रहा है, वो जो एक्चुअल वैल्यू आती है उसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं,
ना कि ऐसे थ्योरेटिकल कुछ भी बताया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, ये थ्योरेटिकल बातें हैं, लेकिन जो ऑर्डर की बात चल रही है वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल बात है। अब सोच के देखिए ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या लॉ ऑफ मास एक्शन गलत है? बिल्कुल नहीं है, लॉ ऑफ मास एक्शन भी सही है। तो ये भी तो हो सकता है कि ये जो काम चल रहा है, देखिए इसमें जो ये रिएक्टेंट्स है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये भी तो पॉसिबल है कि ये एक स्टेप में होता ही ना हो सकता है ये एक स्टेप में होता ही ना हो। सपोज करिए, देखिए मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए कि आपको बिल भरवाने जाना है और एक जगह पे क्या है, 3 काउंटर लगे हैं। फर्स्ट काउंटर पे सपोज कोई बिल चेक करता होगा, आपका बिल वेरीफाई करता होगा, क्लियर। और सेकंड वाले पे क्या होता होगा, वो कैश काउंट करता होगा, और थर्ड वाला आपको स्लिप दे देता होगा, सपोज करिए। तो आपने क्या किया, देखिए आपने सबसे पहले क्या काम किया, सबसे पहला काम आप उस काउंटर पे गए जहां पर आपका बिल वेरीफाई होगा, उसने बड़ा जल्दी आपका बिल वेरीफाई करके दे दिया। दूसरे पे क्या हुआ, जिसने कैश काउंट करना है वो बड़ा ही क्या है, वो बहुत ध्यान रख रहा है कि नहीं भाई एक भी पैसे का अगर गड़बड़ हुआ तो उसको जवाबदेही होती है। तो इसका मतलब वो क्या काम करता है, बहुत केयरफुली काम करता है। तो वो जैसे ही केयरफुली काम करने लगता है तो उसके यहाँ रो लग जाती है। देखिए लोग लाइन में लग चुके हैं, जब लोग लाइन में लग चुके हैं ये बात क्लियर हुई कि सबसे स्लो तो वही हुआ, जबकि आगे वाला भी वेट कर रहा है। पहले वाले काउंटर वाले ने क्या किया, उसका तो बिल वेरीफाई करके आगे भेज दिया, और दूसरे वाला क्या कर पा रहा है, दूसरे वाला उसको काउंट कर रहा है, उसको टाइम लग रहा है। अगर वहां से फ्री हो जाए तो तीसरे वाले को तो स्लिप देनी है, वो दे देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान से देखिए इस सारी बात में, पूरा प्रोसेस बिल भरवाने का तो एक है, लेकिन उस एक में 3 स्टेप है। पहले स्टेप में बिल वेरीफाई होता है, दूसरे स्टेप में पेमेंट होती है, तीसरे स्टेप पे क्या किया जाता है, तीसरे स्टेप में आपको रिसिप्ट दी जाती है। तो देखिए ना तो पहला लेट है, पहला वेरीफाई करके दे देता है, ना तीसरा लेट है, वो भी आपको स्लिप दे सकता है। लेकिन दूसरा जो है, ध्यान से देखिए, दूसरा जो है जो बिल की पेमेंट रिसीव कर रहा है, जो पेमेंट काउंट करके वेरीफाई करता है कि ठीक है भी आपकी पेमेंट आ चुकी है, वो स्लो है। तो स्लो की वजह से लाइन कहां लगी, क्यों कहां लगी, क्यों तो सेकंड वाले पे लगी ना। ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरे रिएक्शन का रेट, पूरे प्रोसेस का रेट अगर तेज करना हो तो क्या करो, बीच वाले को कह दो कि आप भैया फास्ट फास्ट काउंट करो। तो बीच वाले को अगर मैं बदल दूं तो रेट तेज हो जाएगा ना इस पूरे प्रोसेस का। तो बताओ क्या तीनों पे डिपेंड कर रहा है, एक पे कर रहा है, एक पे ही कर रहा है ना। तो यही बात है कि जहां क्यों लगे, या यूं कहते हैं कि जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसी पे डिपेंड करता है। तो आप जो ये बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, आप जो ये बात कर रहे हैं इस सारे के अंदर ये भी तो पॉसिबल है कि ये एक स्टेप पे ना होता हो, ये काम भी कई स्टेप पे होता हो, और उस स्टेप में ये सारे इन्वॉल्व ही ना होते हो। तो इसीलिए ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल बात है, और एक्चुअल अगर आपको रेट कैलकुलेट करना होता है तो आपको सबसे स्लो स्टेप का रेट हो, जो सबसे स्लो स्टेप है पहले वो पहचानना होता है, उसमें कौन रिएक्टेंट जो है इन्वॉल्व है, उसके बेस पे डिपेंड करता है कि रेट जो है किस पे डिपेंड करेगा, किस पे नहीं। 1 सेकंड बेटा कहीं ना जाइएगा, बस 1 सिंगल सेकंड बस। सॉरी बेटा, तो मैं बात कर रहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, जैसे मैंने कहा सबसे स्लो स्टेप होगा उस पर रेट डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हमें यह पहचानना जरूरी हो जाता है कि सबसे स्लो वाला स्टेप कौन सा है। तो आप ये ना समझिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन गलत है, ये भी नहीं है, ये अपनी जगह सही है, लेकिन यहां किसी भी रिएक्शन का रेट उसकी कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड कर रहा है, इसके लिए जरूरी हो जाता है रेट लॉ। और रेट निकालने के जो मेथड्स हैं उसको मैं बाद में डिस्कस